जरा सोचिए, वो स्टील जिससे हमारे शहरों के बड़े बड़े पुल बने हैं, या वो एयरलाइन जिसने हमें पहली बार आसमान की सैर कराई। बहुत ज्यादा चांस है कि इन सब के पीछे टाटा का हाथ हो। मतलब नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये तो आधुनिक भारत की आत्मा की कहानी है। लेकिन इतना बड़ा ये जो साम्राज्य है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये सब कुछ एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिसे इतिहास अक्सर दबी जुबान में पूछता है। आखिर अफीम के व्यापारियों का एक परिवार एक मॉडर्न देश का निर्माता कैसे बन गया? तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी के बीच में भारत पर ब्रिटिश राज है। पोर्ट्स पर जहाज़ों की भीड़ लगी है, हवा में मसालों और अफीम की महक है। और हाँ, अवसर और शोषण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बस इसी उथल पुथल वाले माहौल में टाटा परिवार की कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां पीढ़ियों से लोग पुजारी बनते आ रहे थे। लेकिन नसवाणजी टाटा ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने वो पारंपरिक रास्ता छोड़ा और बॉम्बे की हलचल भरी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। और ये एक ऐसा कदम था जिसने सिर्फ उनके परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य की नींव रख दी। देखिए, उनकी जो शुरुआती कैपिटल थी ना, वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से कॉटन के धंधे में वो रातों रात अमीर बन गए। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, मार्केट क्रैश हो गया और वो लगभग सब कुछ गंवा बैठे। पर किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें 21,000 रुपए का एक क्रूशियल प्रॉफिट हुआ। और बस यही वो बीज था जिससे जमशेदजी टाटा ने 1868 में एक बहुत बड़े साम्राज्य का पेड़ उगाया। हाँ, तो एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो शुरुआती पैसा था वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सोर्स से आया था। हिस्टोरियंस इसे स्टेट सैंक्शनड ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं, मतलब सरकार की मंजूरी से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी। ये उस दौर में ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड का एक कड़वा सच था और टाटा की नींव भी इसी व्यापार पर रखी गई थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। ये वो पल था जब टाटा परिवार ने सिर्फ एक कारोबारी घराना बने रहने से आगे बढ़कर कुछ और बनने का फैसला किया। फाउंडर जमशेदजी टाटा सिर्फ प्रॉफिट कमाने से कहीं आगे देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो इंडस्ट्री के मामले में आत्मनिर्भर हो। और ये ट्रेड से नेशन बिल्डिंग की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे एक जबरदस्त आइडिया था, स्वदेशी। जमशेदजी ने यह बात समझ ली थी कि भारत अपना कच्चा माल तो बहुत सस्ते में बेच रहा है और फिर वही सामान फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर महंगे दामों पर वापस खरीद रहा है। उन्होंने महसूस किया कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक भारत अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाना शुरू नहीं करता। ये एक तरह से आर्थिक गुलामी से आज़ादी की पुकार थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल जर्नी शुरू कैसे की? बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। उन्होंने पहले एक दिवालिया हो चुकी तेल की मिल खरीदी, फिर उसे एक मॉडर्न कॉटन मिल में बदल दिया। 2 साल तक इस इंडस्ट्री की हर छोटी बड़ी बात को सीखा और फिर उसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट पर बेच दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये तो एक तरह का क्लासरूम था जिसने उनके आने वाले विशाल इंडस्ट्रियल एम्पायर की नींव रखी। पर जमशेदजी का विजन सिर्फ एक मील तक ही सीमित नहीं था। उनके 4 बहुत बड़े सपने थे जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन से लगते थे। ये 4 पिलर्स थे: एक स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक यूनिक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। यही 4 सपने आने वाली पीढ़ियों के लिए टाटा ग्रुप का गाइडिंग लाइट बने और इन्होंने भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दी। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां टाटा ने सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि सचमुच लिटरली भारत को बनाया। ये कहानी है स्टील की, पावर की और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो किसी भी नए देश के लिए उसकी नसों और हड्डियों की तरह होती हैं। ये देखिए, कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। ये सिर्फ स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये भारत के एम्बिशन का एक सिंबल है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए टाटा स्टील ने कुछ कमाल ही कर दिया। उन्होंने टिस्क्रोम नाम का एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी स्टील इजाद किया जो इस भारी भरकम स्ट्रक्चर का वजन उठा सके। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। इस जबरदस्त पुल को बनाने के लिए जितना भी हाई टेंशन स्टील लगा उसका 85% हिस्सा टाटा ने सप्लाई किया था। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत को इंडस्ट्री के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में टाटा कितने ज्यादा जरूरी हो गए थे। और कहानी सिर्फ हावड़ा ब्रिज पर खत्म नहीं होती। भाखड़ा नांगल डैम की वो विशाल दीवारें हों या मुंबई का मॉडर्न बांद्रावल्ली सी लिंक, देश के 2/3 मेट्रो नेटवर्क हों या फिर भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन, आधुनिक भारत के इन मंदिरों को हम जहां भी देखते हैं वहां टाटा की स्टील और इंजीनियरिंग की छाप दिखती है। वो सच में एक एक प्रोजेक्ट करके देश को बना रहे थे। तो टाटा ने भारत की जमीन को तो स्टील से मजबूत बना दिया था, लेकिन उनका एम्बिशन यही नहीं रुका। अब चलिए जमीन से आसमान की ओर देखते हैं, जहां जेआरडी टाटा का एक पर्सनल पैशन भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। जेआरडी टाटा के लिए, जैसा कि उनके शब्द बताते हैं, उड़ना सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक जुनून था। और यही वो जुनून था जिसने उन्हें न सिर्फ भारत का पहला लाइसेंस्ड पायलट बनाया बल्कि भारत की पहली एयरलाइन बनाने के लिए भी इंस्पायर किया। एक ऐसी एयरलाइन जिसने इस विशाल देश को हवा में एक दूसरे से जोड़ा।
एयर इंडिया की कहानी तो अपने आप में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। जेआरडी के पैशन से इसकी शुरुआत हुई, फिर देश की सेवा के लिए इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और फिर लगभग 70 साल बाद एक नाटकीय अंदाज में इसकी घर वापसी हुई। ये एक पूरा सर्कल है जो टाटा और भारत के बीच के गहरे और हाँ, कभी-कभी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को एकदम परफेक्टली दिखाता है। पर टाटा का एम्पायर सिर्फ स्टील और हवाई जहाज़ों पर नहीं टिका है। इसकी नींव एक कहीं ज्यादा ताकतवर चीज पर रखी गई है, और वो है विश्वास। ये एक ऐसी लेगेसी है जो सिर्फ प्रॉफिट से आगे जाकर इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटीज बनाने पर फोकस करती है। ये जो हम देख रहे हैं, ये टाटा मॉडल का दिल है। जरा सोचिए, कंपनी का 66% यानी 2/3 हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं, बल्कि वापस सोसाइटी में जाता है, स्कूलों में, अस्पतालों में, रिसर्च में। ये एक ऐसा मॉडल है जो कैपिटलिज्म के हमारे नॉर्मल आइडिया को चैलेंज करता है, और सच कहूं तो दुनिया में ये लगभग यूनिक है। और टाटा सिर्फ बाहर चैरिटी ही नहीं कर रहे थे, वो अपने कर्मचारियों के लिए भी अपने वक्त से कई दशक आगे थे। 8 घंटे का वर्किंग डे, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव, ये वो चीजें हैं जो भारत में कानून बनने से बहुत बहुत पहले टाटा ने लागू कर दी थी। मतलब वो एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे जिसे बाकी देश ने कई सालों बाद फॉलो किया। उन्होंने सिर्फ स्टील की फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उन्होंने देश के दिमाग और सेहत के लिए भी बड़े बड़े संस्थान बनाए। भारत के टॉप साइंस इंस्टीट्यूट IISc से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट में दुनिया भर में मशहूर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तक। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये वो जगह हैं जहां भारत के बेस्ट माइंड्स तैयार होते हैं, जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं और जहां देश का भविष्य बनता है। तो भारत में नेशन बिल्डिंग का काम करने के बाद टाटा के लिए अगला कदम था दुनिया की तरफ। तो चलिए अब कहानी को मॉडर्न दौर में लाते हैं, जहां ये इंडियन टाइटन एक ग्लोबल पावर बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। साल था 1991। भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ये एक ऐतिहासिक पल था और रतन टाटा के विजनरी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और ग्लोबल एक्सपेंशन की एक ऐसी साहसिक यात्रा शुरू की जिसने इंडियन इंडस्ट्री को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जरा देखिए, ब्रिटेन की पहचान बन चुकी टेटली टी से लेकर लग्जरी कारों का दूसरा नाम जगुआर लैंड रोवर तक, ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक इंडियन कंपनी अब दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स की मालिक थी। ये दुनिया के लिए एक सिग्नल था कि अब इंडियन कॉर्पोरेट पावर का दौर आ चुका है। तो हम अपनी सफर के आखिर में आ पहुंचे हैं। अफीम के धुएं से लेकर स्टील की धधकती भट्टियों तक, आसमान में उड़ान भरने से लेकर ग्लोबल स्टेज पर छा जाने तक, टाटा की कहानी कॉन्ट्रडिक्शंस, एम्बिशन और बदलावों से भरी पड़ी है। और यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी विशाल पेड़ की ऊंची शाखाओं को उसकी जटिल और हाँ कुछ हद तक विवादास्पद जड़ों से कभी सच में अलग किया जा सकता है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं।